हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पिछले लेक्चर में सेक्शन 52 के बारे में बताया था। आज हम सेक्शन 54 के बारे में बात करेंगे। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, विक्रय। धारा 54 में सबसे पहली बात की गई है विक्रय। विक्रय की परिभाषा, इसको 54 का एक कहेंगे। अब विक्रय की परिभाषा क्या है? कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण। कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण विक्रय कहलाता है। मतलब हम अपनी संपत्ति किसी को बेच रहे हैं, वो विक्रय कहलाता है, और जो खरीद रहा है वो खरीद रहा है। विक्रय का ढंग, मोड ऑफ सेल, किस प्रकार से है? दो तरीके से बताया गया है, रजिस्ट्री द्वारा व संपत्ति के परिधान द्वारा। एक होता है रजिस्ट्री के द्वारा अंतरण और दूसरा होता है संपत्ति के परिधान द्वारा अंतरण। पैरा 3 में विक्रय संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या एग्रीमेंट टू सेल और विक्रय सेल का अंतर स्पष्ट किया गया। ठीक, संपत्ति अंतरण का सबसे प्रचलित ढंग विक्रय है, जो सबसे फेमस है। इसे सबसे पुरातन ढंग नहीं माना जा सकता। विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। कीमत चाहे दी जा चुकी हो या दी जानी हो, या कुछ दे दी गई हो या कुछ बाद में दी जानी हो, विक्रय का आधार वैध संविदा है। अब विक्रय कैसे हो सकता है? जो संपत्ति खरीद रहा है वो कुछ अमाउंट आपके पास जमा कर जाता है और आपको एक स्टाम्प पेपर में लिख जाता है कि हम 3 महीने के अंदर पूरी पेमेंट चुकाएंगे। तो ये क्या है? एक वैध संविदा है। ठीक है, या हो सकता है पूरी कीमत दे जाए और उसने हमको समय दिया हो कि भैया आप 2 महीने के अंदर व्यवस्था करके खाली कर दीजिए। इस तरह भी हो सकता है। तो विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है, या जिसके देने का वचन दिया गया है, या जिसका कोई भाग दे दिया गया है, या किसी भाग के देने का वचन दे दिया। इसको कहते हैं विक्रय। कैसे किया जाता है? ऐसा अंतरण 100 रुपये और उससे अधिक के मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दिशा में किसी उत्तरभोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दिशा में केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, मैंने बताया एक रजिस्ट्री द्वारा और एक संपत्ति के परिधन द्वारा। स्थावर संपत्ति की विक्रय संविदा वह संविदा है कि उस स्थावर संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तय हुए निबंधनों पर ही होगा, ये कहा गया। ये हमारा हो गया सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए, तो विक्रय की परिभाषा धारा 54 के 1 में दी गई है। अगर इसका एनालिसिस करें तो 54 के पहले पैरा में विक्रय की परिभाषा दी है, दूसरे पैरा में विक्रय के ढंग बताए गए हैं, एक रजिस्ट्री द्वारा और एक संपत्ति के प्रदान द्वारा। इसका जो तीसरा पार्ट है, विक्रय एवं विक्रय संविदा का भेद स्पष्ट किया गया है। जो 54 का पैरा 3 है, मतलब इसका सब सेक्शन जो 3 है, उसमें विक्रय और विक्रय संविदा की भेद को स्पष्ट किया गया है। धारा 54 में निहित सिद्धांत के 2 स्वरूप हैं और दोनों को साम्य और आधारित मानना भूल है। इसका एक हिस्सा सार्वजनिक सब्सटेंटिव लॉ है से संबंधित है, दूसरा हिस्सा प्रक्रिया विधि संबंधित है। एक सब्सटेंटिव लॉ है और दूसरा प्रक्रिया विधि। द्वितीय हिस्से के प्रमुख तत्व रजिस्ट्री तथा कब्जे से संबंधित हैं। विक्रय के संविदा अंतरण, कॉन्ट्रैक्ट कन्वेंस, 2 बातें होती हैं। संविदा का अर्थ प्रस्ताव, स्वीकृति, स्वतंत्र सहमति, करार व परिवर्तनीय है। अंतरण का अर्थ संपत्ति व इसकी अंतरणीयता से। ठीक, स्मरण के लिए अगर इसको याद करने का देखा जाए तो 54 में दिया गया सिद्धांत PPPC है। ट्रिपल पी सी क्या है? P से पार्टी, पार्टी मतलब क्रेता विक्रेता दोनों। P से प्रॉपर्टी, P से प्राइस, पेड प्रॉमिस, पार्ट पेड, पार्ट प्रॉमिस। C से कन्वेंस, रजिस्ट्री कब्जा स्पष्ट होगा। परिभाषा इस तरह होगी, सेल किसी प्रॉपर्टी को 2 पार्टी के बीच प्राइस के लिए कन्वे करता है। तो याद करने का तरीका, सेक्शन 54 को याद करने का तरीका, ट्रिपल पी सी। P मतलब पार्टी, क्रेता विक्रेता, अगला P प्रॉपर्टी, अगला P प्राइस, और C मतलब कन्वेंस, मतलब रजिस्ट्रीकृत कब्जा। ठीक, अब विक्रय के इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? सबसे पहला स्वामित्व का अंतरण, फिर दूसरा पार्टी पक्षकार, विक्रेता कौन हो सकता है, व्यक्तित्व अर्हताएँ क्या हैं। ठीक है, क्रेता कौन हो सकता है, क्रेता की वित्तीय क्षमता क्या है, क्रेता की तैयारी व चाहत क्या है, क्रय की आवश्यकता, संपत्ति,
टेनिजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल मूर्त संपत्तियां या अमूर्त वस्तुएं, इनटेनिजिबल, कीमत का महत्व, प्रतिफल का नहीं, प्रतिफल का है कि नहीं, इस तरह से। तो ये हमारा सेक्शन 54 के बारे में बात थी। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बाद आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।